Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the NCERT question answers of chapter 4 chemical bonding and molecular structures. So here the next question is, how do you express the bond strength? How do you express the bond strength in terms of bond order? Now, firstly, we have to know what is bond strength, then what is bond order. Now, bond strength means how the bond is strong, means if it is a strong bond, और वो बॉन्ड कैसा मिलेगा आपको, वीक. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब वेदर इट इज सिंगल बॉन्ड, वेदर इट इज डबल बॉन्ड, वेदर इट इज ट्रिपल बॉन्ड. नाउ वी नो दैट सिंगल बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड की क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. नाउ डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिंगल से, ट्रिपल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो अगर आप देखें तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि जिसकी सिंगल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, मीन्स जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो उसके अंदर जो बॉन्ड है वो किस तरह का होगा, सिंगल. डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 मिलेगा और ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 मिलेगा. दैट मीन्स जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा और उसकी लेंथ कम मिलेगी, क्योंकि जितनी लेंथ कम होती है उतना बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. सो हेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम. बॉन्ड स्ट्रेंथ ये बताता है कि दो एटम के बीच में किस हद तक क्या हो रही है, आपकी बॉन्ड बन रही है. जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, लार्जर द बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर. कहने का मतलब है जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रेंथ. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बॉन्ड लेंथ. डिफाइन बॉन्ड लेंथ. नाउ बॉन्ड लेंथ क्या होती है? नाउ द बॉन्ड लेंथ डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. क्या होती है बॉन्ड लेंथ? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल्स. भाई किसी भी मॉलिक्यूल्स में दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी बॉन्ड लेंथ. और जनरली बॉन्ड लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग में और द पिकोमीटर. नाउ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर is equal to 10 to the power -12 meter. Clear? And it is measured by spectroscopic X-ray diffraction and electron diffraction techniques. किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो हम किससे निकालेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे से टेक्निक से और डिफ्रैक्शन से और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से. नाउ अगर इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड ले रहे हो तो आयनिक कंपाउंड जो होगी उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है इज द सम ऑफ आयनिक रेडियाई दैट कॉन्स्टिट्यूएंट कीटायन एंड एनायन. और जबकि कोवलेंट रेडियस में जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज द सम ऑफ देयर कोवलेंट रेडियाई. क्लियर? कि भाई एक कीटायन और एक अनायन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी आयनिक कंपाउंड. और जबकि कोवलेंट कंपाउंड में क्योंकि हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी, उसकी कोवलेंट रेडियाई. सी दिस इज cation and this is anion, and this one is the nucleus of cation and anion, and in the distance between these two atom of nuclei, now that is called the ionic radii. और जबकि आप कोवलेंट लेते हो तो this is one atom and this is second atom, because covalent are formed by the sharing or the overlapping the nuclei and the distance between these two nuclei. Now that is called the covalent radii. Now next question, important aspects. आपको क्या एक्सप्लेन करना है बच्चे? important aspects of resonance with reference to the carbonate ions. तो फर्स्टली हम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं. नाउ फर्स्टली वी हैव टू नो, अगर मैं कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चाहती हूँ तो वी हैव टू नो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एटम. नाउ कार्बन में वैलेंस कितने हैं, 4, ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, और
ऑलरेडी वी हैव द -2 चार्ज मीन्स 2 more इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कितने हैं आपके ऑक्सीजन, कितने 3, तो ये हो जाएंगे 4, 18 + 2, तो ये कितने हो जाएंगे 24. तो कार्बोनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 24. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट विद दिस 24 इलेक्ट्रॉन्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोनेट. Now we know that carbon is less electronegative element, so it is present at the center and it is surrounded by oxygen. Clear? Now we know that we will starting with the first rule that a single bond is always present between the two atoms. कि भी जब भी आप कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे there will be the single bond between two atoms. There will be the single bond between two atoms. तो here and one bond means 2 electrons. तो 2, 2, 2. So it means you have total 24 electrons and you use 16 electrons. ठीक है, 6 electrons. Now you have this 18. Now you have 18 electrons. Now you have to complete the octet of each and every element but with the 18 electrons. Now अब 18 electrons में ये ऑक्सीजन कहता है this one oxygen that I need 6 electrons. This oxygen is also says I need 6 electrons and this oxygen is also says I need 6 electrons. So you have total 18 electrons and this 6 + 6 + 6 also have the 18. But how will you complete this carbon octet? Because each and every element wants to complete their octet. So if I make a double bond with any of the 3 oxygen with carbon, okay, now you have used 2 more electron. So 18 - 2, you have 16 electrons. Now you have 16. Now complete the octet with this 16 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 and plus 6 कितने हुए 12. Now you have only 4 electrons. 1, 2, 3, 4. Now 1, 2. This oxygen also acquire 8 electrons. This oxygen acquire 8 electrons. This oxygen acquire 8 electrons and this carbon acquire 8 electrons. Now there is a 1 negative charge on this oxygen and 1 negative charge on this oxygen. So this is the resonating structures of carbon. We can draw also like this: carbon, oxygen, oxygen, oxygen. Now the double bond present in this oxygen. Now 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But with negative charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But with negative charge. And I can again. Now we can again draw the structures like this: carbon, oxygen, oxygen. Now the double bond present in this oxygen. Now here 1, 2, 3, 4, 5, 6 with negative charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 with negative charge, and here 4 electrons. Now if you see this double bond present in this oxygen. In structure 1 this is present in this oxygen, structure 2 present in this oxygen, and structure 3 this is present in this oxygen. So you will see this double bond circulate itself, है ना? So see resonating structures according to the experimental finding. अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो आपने कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं, इन कार्बोनेट ऑक्सीजन, क्योंकि अभी हमने देखा एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल। और अब हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर जनरली
बोन लेंथ जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल। तो डैट मीन्स मॉलिक्यूल तो ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि एक बोन लेंथ तो है ज़्यादा और एक बोन लेंथ है कम, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, तो कभी वो एक ऑक्सीजन कार्बन के बीच में है, कभी डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना रहा है, और कभी वो तीसरे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं, ऑल दीज 3 bonds are equal. So hence it is inadequate to represent the carbonate ion by a single Lewis dot structure. इसलिए हम कार्बोनेट आयन एक सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं करते, हैविंग 2 single bond and 1 is double bond. Therefore resonating structures are made by like this. Now here the next question is phosphoric acid H3PO3. तो फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फास्फोरिक एसिड। तो वो कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड का एक तो हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और एक स्ट्रक्चर ये है। कैन दीज 2 स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज ए कैनोनिकल फॉर्म? क्या इनमें से किसी को भी हम कैनोनिकल फॉर्म ले सकते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड में? ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो इसके लिए रीज़न दीजिए। ठीक है, तो पहले हम अपनी तरफ से फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देन देखते हैं कि क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में होते हैं। नाउ फास्फोरिक एसिड H3PO3. Now here the central atom is phosphorus, and this phosphorus surrounded by 3 oxygens. Now बच्चों एक बात दिमाग में याद रखना कि जब भी आप किसी एसिड का ड्रॉ करते हो और वो एसिड जिसके अंदर प्रोटॉन्स हो, प्रोटोनिक एसिड्स मीन्स H हो, तो दिस H इज नॉट अटैच विद द सेंट्रल एटम। क्लियर? ये जो H है कभी भी सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, ये हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो आप उसको सेंट्रल एटम के साथ यानी फास्फोरस के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसको किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? नाउ अगेन while making the resonating structure you have a single bond between all these atoms. तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो दिस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ अब हमें कंप्लीट करना है क्या? दिस बॉन्ड। नाउ बॉन्ड कैसे कंप्लीट करेंगे? पहले हम काउंट कर लेते हैं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नाउ फास्फोरस 5, ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 18, और प्लस 3 आपके किसके हैं? हाइड्रोजन। तो 5 + 3 8 एंड प्लस 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? 26। नाउ वी हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। हाइड्रोजन ट्रिपलेट कंप्लीट, दिस हाइड्रोजन ट्रिपलेट कंप्लीट, दिस हाइड्रोजन ट्रिपलेट कंप्लीट। तो आपने अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ कर लिए। तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि आपने 6 बॉन्ड बनाए हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए? 12। तो 26 - 2, तो 6 में से 2 क्या? 4, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी यू हैव 14 electrons. Now how we complete this octet? Now this oxygen complete the octet by taking 4 electrons, and this oxygen is also by taking 4 electrons. Now this oxygen taking by 4 electron to 4 8 12. Now you have extra 2 and this is lone pairs. Now अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स बनते कैसे। Now अब हम अगर एग्जामिन करें while doing these structures, इन दिस स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए तो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 डॉट, इसका मतलब है फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। सी दिस। Now this is not the correct structure of the phosphoric acid because hydrogen is not directly connected with this phosphorus, it is connected with the oxygen. क्योंकि एक एसिड वही एसिड होता है, हम हमेशा ही पढ़ते हैं ना 10th से ही कि एक एसिड वही है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो वो H पॉजिटिव जो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए होते हैं वो रिलीज होते हैं क्योंकि वही बॉन्ड वीक होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर्स डजंट कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Now if you see this कि you have to complete each and every atom octet,
है ना। अगर आप देखें तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर्स में आपने एटम की पोजीशन बदल दी है ना। इसमें एटम की क्या हो गई है, पोजीशन बदल दी है। कभी हाइड्रोजन आपने यहाँ रखा तो इसमें यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे भी आपका ऑक्टेट रूल जो है वो भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दीज गिवन स्ट्रक्चर्स कैन नॉट टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेटिंग हाइब्रिड बिकॉज पोजीशन ऑफ द एटम हैव चेंज्ड, कि ये हाइड्रोजन कभी तो यहाँ पे है, एक आपने अब इस वाले स्ट्रक्चर में इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। सो दीज आर नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द कैनोनिकल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3, NO2 and NO3 नेगेटिव। लेट्स स्टार्ट विद द SO3। तो जब हम SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ऑल्सो हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, दिस 3, तो कितने हो जाएंगे 18, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 24। तो यानी आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन है एंड यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। नाउ सल्फर इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड you surround 3 oxygen. You can surround like this and you can surround like this. Make a triangle. Now you know that there is a one single bond present in these. ठीक है, तो you use 6 electrons, तो you have 18 electrons. Now 18 में से अब आप एक बनाएंगे with double bonded and 6 electrons are present on this and here 2 oxygen, 2 lone pairs. तो दिस द स्ट्रक्चर्स। अब हम देखा कभी डबल बॉन्ड आपका इस पे मिलेगा एक ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, इसमें देखिए तो दूसरे ऑक्सीजन सल्फर के बीच में, इसमें देखिए तो तीसरे ऑक्सीजन सल्फर के बीच में। तो दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ NO2। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NO2, you have to draw the resonating structures of NO2. Now nitrogen has 5 electrons plus oxygen has 6 electrons. So it means to have 2 oxygen. You have 2 oxygen, that means 12 and equal to 17. So how will you draw this? Nitrogen and surrounded by at least one single bond. Now you used 4 electrons. Now you have only 13 electrons. Now in 13 you have to give 6 electron to one oxygen so that it completes its octet. So you use 6. Now you have only 7 electrons. अगर मैं 6 electrons इसको दे देती हूँ, इस ऑक्सीजन को दे देती हूँ, तो you have 1 electrons, and but the nitrogen, if you nitrogen have the one electron, does not complete its octet. So there will be the one more bond between the nitrogen and oxygen. Now you use 2 electrons and plus 4 electron for complete its octet. And there is 1 electron which is present on the nitrogen, and that this shows that nitrogen NO2 having the one odd electron on the nitrogen atom. Now next is resonating structures of NO3. Now NO3 के resonating structures कैसे draw करें? Nitrogen have 5 electrons, 18 for oxygen and 1 for this negative charge, and you have only total 24 electrons. So nitrogen in the center, at least each oxygen surrounded by each nitrogen surrounded by 3 oxygen. ठीक है, तो 2 for 6 you use 6 electrons, so you have only now 18. Now in 18 you will give 6 electrons to this electron, this oxygen, and 6 electron to this oxygen. So you use 6 and 6, 12. Now you have only 6. Now if you give 6 electron this oxygen, then nitrogen cannot complete its octet. Then there will be the one more single bond. Now you have 4 electrons. So 1, 2, 3, 4. So here oxygen completed its octet. Here this oxygen also completed octet. This oxygen also completed its octet.
and here nitrogen complete its octet. Now इसका मतलब नाइट्रोजन हैविंग वन डबल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड एंड वन इज ऑल्सो सिंगल बॉन्ड. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि डबल बॉन्ड रिवॉल्व करता है, एंड ऑल्सो लाइक दिस. These are the resonating structures of NO2. Now next question. Use Lewis symbols to show electron transfer. आपको लेविस सिंबल ड्रॉ करने हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होए बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कीटायंस एंड एनायंस. क्या बनाए वो? कीटायंस एंड एनायंस, पोटेशियम एंड सल्फर. Now you know that potassium atomic number 19, sulfur 16, potassium 2, 8, 8, 1 and 16, 2, 8, 6. That means there is a one electron in the outermost shell. तो Lewis symbol क्या बन जाएगा? K के पास only one single bond. Now sulfur having 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now sulfur having only 6 electrons and potassium having only 1 electrons. Now here one more potassium, क्योंकि सल्फर पे -2 चार्ज होता है, सो बैलेंस करने के लिए हमने कितने पोटेशियम ले लिए? 2. नाउ ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इस पोटेशियम सल्फर को देगा. This potassium also transfer its electron, and there is a formula of K2S, potassium sulfide. Now next is calcium and oxygen. Now calcium outermost atomic number is 20, तो configuration हो जाएगी 2, 8, 8, 2 means they have only 2 electrons, and oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this oxygen wants to complete its octet और इसको चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन. दैट्स वाई कैल्शियम हैज +2 चार्ज, ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज, and there is a formation of calcium oxide. Next third is aluminium nitrogen. Now atomic number 13, configuration 281, यानी aluminium have only 283, sorry, तो 3, 1, 2, 3, aluminium with 3 dots. Nitrogen, अब nitrogen क्या atomic number 7, configuration 2 and 5 means outermost shall have 3 electrons, 1, 2, 3. Now this outermost जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये कंप्लीट करना चाहता है अपने ऑक्टेट को. नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, so all these 3 electron transfer to nitrogen. So aluminium की 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव. नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? 3 नेगेटिव, और फॉर्मूला बन जाएगा ALN, aluminium nitride. Now next question. Although both CO2 and water are triatomic molecules, CO2 भी triatomic है, water भी triatomic molecule है ना? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 3 एटम हो गए टोटल. और in case of water also the 3 atoms are present, but the shape of water molecule is bent. लेकिन water की shape तो bent है, लेकिन CO2 की linear है. On the basis of dipole moment हमें इसको explain करना है. Now firstly we draw the structure of carbon dioxide. Carbon, oxygen, oxygen. If we draw the carbon dioxide structure, carbon and oxygen both are this arranged with the oxygen. Now जब हम dipole moment की बात करते हैं, dipole moment move करता है from less electronegative to more electronegative, from less electronegative to more electronegative. So this dipole moment of this bond and this dipole moment of this bond, they move in opposite direction. Dipole moment कैसे जा रहा है? Dipole movement in opposite direction, so they cancel their effect. So the dipole moment क्या हो जाएगा इस केस में? 0. And now if we draw the structure of water, oxygen, hydrogen, hydrogen.
और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 लोन पेयर। और अगर हम देखें डायपोल मोमेंट मूव करता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ऑक्सीजन, और ऑर्बिटल जो वैकेंट है उसका ऑर्बिट वो भी जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो ऑल दिस डायपोल मूवमेंट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, सो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट 0 के इक्वल नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डायपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। ठीक है, पॉसिबली इफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर सो दैट द डायपोल मूवमेंट, अगर मॉलिक्यूल कैसा है लीनियर है, उसकी शेप कैसी होगी लीनियर, क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या है 0, मीन्स डायपोल मूवमेंट और CO बॉन्ड्स आर इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या कर देंगे, नलिफाई और द चेंज कर देंगे लाइक दिस। नाउ अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का डायपोल मूवमेंट है 1.84, डायपोल मूवमेंट कितना है 1.84, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स द वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट्स ये सजेस्ट करता है कि जो वाटर की शेप होगी वो बेंट शेप होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट ऑफ OH बॉन्ड्स कैसे आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए CO2 का तो हो जाता है डायपोल मूवमेंट 0 लेकिन वाटर का नहीं होता है। Now next question is write the significance application of the dipole moment। क्या significance है और क्या application है dipole moment के। तो now here अब हम देखते हैं बच्चा, जनरली जो डायपोल मूवमेंट होता है ना, जनरली जो डायपोल मूवमेंट होता है वो हमें एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, एक आयनिक जो डायपोल मूवमेंट जनरली जो होता है वो हमें ये बताता है कि आयनिक करेक्टर कितना है। ठीक है, कि भाई उसके अंदर आयनिक करेक्टर कितना है, किसके अंदर, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, कि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक करेक्टर कितना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इन heteronuclear molecules, अब नाउ व्हाट इज heteronuclear molecules, जिसमें एक से डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हो। Polarization arises due to difference. Polarization arises, अब polarization means polarity यानी poles, अब वो क्यों होते हैं, due to the difference in the electronegativity of the constituent of atom। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि dipole movement generally, for example in HCl, दिस इज द कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो दे एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी एग्जिस्ट एंड वेयर द, जहाँ पर भी पोलैरिटी आएगी वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करने लग जाएगा, डायपोल मूवमेंट, मीन्स ये कोवलेंट कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा, आयनिक प्रॉपर्टीज। नाउ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पोलराइजेशन अराइजेस due to difference in the electron negativity of the constituent of atom, as result one end of the molecule, क्या होता है इससे, जो one end of the molecule होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, जिसके इससे हम क्या कहेंगे कि पोजेसेस ए डायपोल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ चुके हैं, डायपोल क्रिएट हो चुके हैं। नो डायपोल हम निकालते ही कैसे हैं, जो डायपोल होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, चार्ज और द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये जो चार्ज और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम बताते हैं क्योंकि लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मूवमेंट जो होता है वो हम दिखाते हैं, लाइक दिस एरो, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, डायपोल मूवमेंट की, इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसकी इक्वल होती है, 3.3 × 10⁻³ कूलम्ब मीटर। नाउ हियर द डायपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी। डायपोल मूवमेंट हमें जनरली क्या बताती है, पोलैरिटी बताती है कि एक पर्टिकुलर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक करेक्टर आया है न? और ये बताएगी कि पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स में, मीन्स जिसके अंदर पोलैरिटी आ गई है तो वो पोलर है और नहीं आई है तो वो नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल HCl पोलर, वाटर पोलर,
ठीक है। लेकिन H2O2 क्या है, क्योंकि इनके डायपोल मोमेंट 0 होते हैं तो ये कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। और यही हमें हेल्पफुल करता है फॉर कैलकुलेटिंग द आयनिक करेक्टर इन द पर्टिकुलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज define electronegativity. How does it differ from the electron gain and enthalpy? Now we will taking the two examples. Now first example is, suppose I'll take HCl and I take only Cl. ठीक है, मैंने क्या करे बच्चे, दो एग्जाम्पल लिए. वन आई टेक HCl molecule and one I take Cl atom. Now in Cl atom there will be 7 electrons. Now this chlorine atom need 1 electron for complete its octet. ठीक है, so we can add 1 electron in the chlorine atom because they acquire a stable electronic configuration or stable noble gas configuration. So amount of heat energy or amount of energy release when you add an extra electron in a particular atom in its isolated gaseous state, है ना, कि कोई भी एटम जब अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट बना देता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देता है, उस बनाने के लिए उस टाइम पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, एटम में, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है. और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ अगर हम HCl का मॉलिक्यूल देखें तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है. तो क्लोरीन की जो अगर हम देखें जब हम ग्रुपिंग में जाते हैं क्लोरीन का साइज़ छोटा हो जाता है, ग्रुप में जाते हैं क्लोरीन का साइज़ छोटा हो जाता है. तो ये क्या करता है, छोटे साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सर्ट होने लग जाता है. इसलिए ये अपने जो भी ये जिस मॉलिक्यूल में जिस भी बॉन्डेड स्टेट में ये होता है वहाँ से उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है. तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है अब वो कहाँ मूव कर जाते हैं, टूवर्ड्स द क्लोरीन, जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर तो आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नाउ दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं शेड पेयर, तो टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन एन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन केमिकल कंपाउंड. ये केमिकल कंपाउंड की एबिलिटी होती है, मॉलिक्यूल भी नहीं बच्चे, H2O2 N2, क्योंकि इनकी दोनों एक जैसे एटम है तो कौन खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को. तो हम जनरली क्या लेंगे, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें दो डिफरेंट एटम होंगे. अब वो क्या करेगा, एक एटम अट्रैक्ट एक इलेक्ट्रॉन्स को, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, है ना. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है कि वो किस दूसरे एटम के साथ कंबाइन किया हुआ है. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट टू विच इज बॉन्ड एंड इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, इट ओनली रिलेटिव नंबर. ये सिर्फ एक नंबर है. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, वो क्या एक तरह की एंथैल्पी चेंज है. और ये कब होएगी, दैट टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम. एक न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर जब आप एक एटम को इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज है, नाउ दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव्ड, है ना. कि भाई अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर आप रिमूव कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ द एन एलिमेंट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू. लेकिन एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है. लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करती है, बदलती रहती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नाउ आपको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं. पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नाउ पहले हम ये देखते हैं ये पोलर ही क्या वर्ड है. एक होते हैं पोलर कंपाउंड्स, एक होते हैं नॉन पोलर.
एक एग्जाम्पल लेते हैं हम HCl, एक एग्जाम्पल लेते हैं H2, ठीक है। अब ये कहता है मेरा साइज छोटा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या बोलता है, मेरा साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पे साइज छोटा होने की वजह से क्या आएगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा। अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा तो मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूँगा तो मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाऊंगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या ले आऊँगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से पोल्स क्रिएट हो जाती है, पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स। और जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब इसकी बात करें तो बोथ हैव द सेम एटम, तो दोनों में से कोई भी एटम को नहीं खींचेगा। तो when two dissimilar atom having different electron negativity combine to form a covalent bond। बच्चे जब आप दो डिफरेंट एटम लेते हो और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, जैसे कि HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो इस तरह के दो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं रहते, वो मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ द बॉन्ड पेयर शिफ्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वो कहाँ मूव कर जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गेट डिस्टॉर्टेड, तो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कहाँ चला जाता है, टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या हो जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे एटम पे क्या जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट पोल डेवलप कर गए क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू दे एक्वायर द पोल्स, ड्यू टू दिस electronegativity difference they acquire the poles. The opposite poles are developed in the molecule and this type of bond is called polar covalent bond. This is called polar covalent bond. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है HCl मॉलिक्यूल का। HCl मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन, यू नो दैट 1 2 3 4 5 6 and there is 1 7 and 1 electron for the hydrogen. Now this one is the bond pair electrons. Now this electron move 1 2 3 4 5 6. Now these two electron move towards the chlorine, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज कॉल्ड द पोलर बॉन्ड। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग। अब बॉन्ड को अरेंज करना है बच्चे, लेकिन कैसे अरेंज करोगे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स। आपको क्या करना है, आयनिक करेक्टर इंक्रीज करना है, लाइक लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, SO2 एंड ClF3। भाई किसके अंदर कितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक करेक्टर होता ही क्या है। जनरली आयनिक मतलब करेक्टर मीन्स आयनिक बॉन्ड, और एक आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। वैसे तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, तो जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है आयनिक करेक्टर्स। नाउ आयनिक करेक्टर्स हम किस में देखते हैं, जनरली कोवलेंट बॉन्ड में। जनरली किस में देखेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड में, जिसमें एक एटम होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, आयनिक करेक्टर। तो शुरू करें ना। आयनिक करेक्टर इन ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आयनिक करेक्टर हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या कहलाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मोर विल बी द आयनिक करेक्टर। तो ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर विल बी द आयनिक डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए फ्लोरीन इज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन।
then oxygen, then nitrogen. Let's start with this. Here there is a lithium fluoride. Here is the lithium fluoride. तो अगर हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें, क्योंकि इसमें सबसे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर हो जाएगा। और सबसे कम किस में होगा, जिसमें चार्जेस डेवलप ही नहीं करेंगे। तो इनमें जो नाइट्रोजन है, क्योंकि सेम एटम है, तो इसके अंदर चार्जेस डेवलप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सबसे कम आयनिक करेक्टर किस में पाएगा, N2 में, और सबसे ज़्यादा किस में पा जाएगा, लिथियम फ्लोराइड में। तो लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा, जबकि N2 में सबसे कम। नाउ नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें। नाउ अब हमारे पास एक तो रह गया पोटेशियम ऑक्साइड, एक रह गया सल्फर डाइऑक्साइड, और एक रह गया क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। अब हम देखें पोटेशियम और ऑक्सीजन में, देखें पोटेशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, या फिर ऑक्सीजन की उसके बाद होती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, पोटेशियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो पोटेशियम की सबसे कम है, ऑक्सीजन की उससे सबसे ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब लिथियम फ्लोराइड के बाद किसका आ जाएगा, K2O, क्योंकि इनमें ज़्यादा आयनिक करेक्टर आने लग गया। देन अब SO2 और ClF3, क्योंकि क्लोरीन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ClF3, और उसके बाद कौन सा आपका रह गया, SO2। तो सबसे कम आयनिक करेक्टर NO2, उसके बाद SO2, ClF3, देन K2, देन लिथियम फ्लोराइड। Now next question, the skeleton structure of the acetic acid is shown below is correct, but some of the bonds are shown incorrectly. लेकिन कुछ बॉन्ड इनकरेक्टली दिखाए गए हैं। तो राइट करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। दिस द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस एसिटिक एसिड। हियर दिस एसिटिक एसिड, वन ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड, तो one is double bonded, one is single bonded. Now here carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Now complete its octet, 1 2 3 4 5 6. Now complete this octet also, 1 2 3 4. क्लियर। तो एसिडिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। Now next question. Apart from the tetrahedral geometry, अगर हम tetrahedral geometry देखें, another possible geometry of CH4 is square planar, है ना। अगर हम देखें कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, like this is called tetrahedral, but एक मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है, स्क्वायर like this, ठीक है। With the 4 hydrogen atom at the corner of the square and the carbon atom at its center. Explain why the CH4 does not have the square planar structure. तो let's start with this. अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2. This is 2s, this is 2p. Now 1 2 1 1, यही है। नाउ यू वॉन्ट यू हैव टू डू द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। यू हैव 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम 2s to 2p, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2s 1 2 3, दिस इज 2p. नाउ 1 हाफ फिल्ड पेयर विद द हाइड्रोजन, 1 पेयर विद द हाइड्रोजन, 1 पेयर इज द हाइड्रोजन, 1 पेयर विद द हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की क्या शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कि व्हाई दे डजंट हैव द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम हैज़ टू बी, अगर आपको स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होनी चाहिए, dsp2। लेकिन कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है,
इसलिए वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, इसलिए मीथेन की स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनता। एक तो रीज़न ये, और क्या कहता है, द बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, द स्टेबिलिटी ऑफ मीथेन विल बी वेरी लेस। क्योंकि अगर इसके एंगल 90 डिग्री पे हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी मीथेन की बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन क्रिएट होती है बॉन्ड पेयर्स के बीच में। सो वेस्पर थियरी ने उसकी शेप क्या बताई हुई है, तो सपोर्ट करता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे उसकी कम से कम रिपल्शन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 molecule has zero dipole moment although BeH bond are smaller। अगर हम देखें बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर। नाउ बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मूव करेगा, डायपोल मूवमेंट कैसे मूव करेगा, फ्रॉम हाइड्रोजन टू बेरिलियम। कैसे मूव करेगा, हाइड्रोजन टू बेरिलियम। तो हम देखते हैं, अगर हम बेरिलियम का डायग्राम देखते हैं तो बेरिलियम पेयरिंग होगी हाइड्रोजन की। नाउ देयर इज अ नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर ही नहीं है, तो लॉन पेयर ना होने की वजह से जो जो जनरली इसकी शेप होती है AB2 टाइप, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी शेप कैसी बनती है, AB2 टाइप, और उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। एंड द डायपोल मूवमेंट ऑफ ईच जो हाइड्रोजन और बेरिलियम के बीच बॉन्ड बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, नलिफाई कर देता है या कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए BeH2 की जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 0। नाउ नेक्स्ट इज अमोनिया एंड NF3 हैज हायर। अब आपसे पूछा विच ऑफ द अमोनिया एंड NF3 हैज द हायर डायपोल मूवमेंट एंड वाई, किसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है और क्यों। तो एक बार अमोनिया का स्ट्रक्चर स्ट्रो करके देखें और NF3 का। नाउ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर, तो शेप कैसी होगी, होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन बन गई पिरामिडल। नाउ अगेन फ्लोरीन 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 लॉन पेयर विद वन लॉन पेयर, दिस इज ऑल्सो पिरामिडल। तो NH3 की शेप भी पिरामिडल है, NF3 की शेप भी पिरामिडल है। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हम देखें, क्योंकि NF3 में 3 फ्लोरीन है जबकि अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो किस में आएगा, NF3 में। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में आएगा, NF3 में। तो हमें तो अभी पढ़ा हमने, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी द आयनिक कैरेक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करती हूँ तो NF3 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो इसलिए डायपोल मूवमेंट भी NF3 का ज़्यादा आना चाहिए, किससे, NH3 से। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना, ज़्यादा आना चाहिए NF3 का, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डायपोल मूवमेंट होता है वो अमोनिया का क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों। जब हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, द डायपोल मूवमेंट इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, तो ये वाला बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड, एंड दिस वन इज द लॉन पेयर, एंड लॉन पेयर भी ये आपका किस एंगल में जाता है, स्ट्रेट। तो ऑल दीज डायपोल मूवमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। नाउ कम टू N फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, one lone pair. Now from nitrogen to fluorine, nitrogen to fluorine, nitrogen to fluorine, and this one is the orbital this dipole moment. तो in NH3 all are move in the same direction, जब इसलिए डायपोल मूवमेंट 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन इसमें डायपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, बोथ मॉलिक्यूल NH3 and NF3, NH3 and NF3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हैज़ अ लॉन पेयर। दोनों में सेंट्रल एटम के पास क्या होता है,
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स, इसलिए शेप कैसी हो जाती है, पिरामिडल। सिंस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए पोलैरिटी इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए आपका जो डायपोल मोमेंट है वो भी सबसे ज़्यादा आएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि डायपोल मोमेंट NF3 का जो है मतलब ऐसा देखा जाए तो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में NH3 का डायपोल मोमेंट आता है 1.46, जबकि NF3 का क्या है 0.24। जबकि होना चाहिए था कि NF3 का डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए था किससे, NH3 से। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेयर अगर आप देखें डायपोल मूवमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, जबकि इस केस में देखें ऑल द डायपोल मूवमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ NH बॉन्ड एड अप, तो रिजल्टेंट इस जो NH3 में तो ऑल जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है, ठीक है। जो एडअप हो जाता है टू द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द लॉन पेयर। वेयर इज NF में जो ये NF आपने बनाया है इसमें एक दूसरा का इफेक्ट कैसा हो जाता है, कैंसिल, ठीक है। तो NF3 में जो नेट डायपोल मूवमेंट होता है वो NF3 का लेस देन होता है किससे, NH3 से। नाउ नेक्स्ट, what is meant by hybridization of atomic orbital? What do you mean by hybridization of atomic orbital? And discuss the shapes of sp, sp2 and sp3. Now hybridization means intermixing. hybridization क्या होती है, intermixing. अब intermixing किसकी करनी है, two or more atomic orbital so that they recombine and they redistribute their energy and form this new molecule. तो न्यू हाइब्रिड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। जो आप जिस सेट को मिक्सअप करोगे उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से जब न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल तैयार होंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप सारी कैसी होंगी, एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल जब एक S 2p के साथ कंबाइन करेगा तो शेप कैसी होगी, sp2 टेट्राहेड्रल। अब क्या हो जाता है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल की मिनिमम रिपल्शन होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। किस किस के बीच रिपल्शन, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम होती है। तो देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन हेल्प टू इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट, शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो लीनियर है, sp की लीनियर है, sp2 की ट्राइंगुलर है, sp3 की टेट्राहेड्रल। दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ देन one S and one P. They both combine to form SP hybrid orbital with shape linear and angle 180 degree. Now next is sp2. जब 1s और 2 ऑर्बिटल जो होंगे इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे लिंक करेंगे बेटा, लाइक ट्राइंगुलर शेप। ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, लाइक ट्राइंगुलर शेप विद एंगल 120 degree. Next is sp3 hybrid orbital. Now 1s and 3p orbital intermix to form 4 sp3 hybrid orbitals. Now ये कैसे इंटरलिंक करेंगे, टेट्राहेड्रल। कैसे इंटरलिंक करेंगे एक दूसरे से, टेट्राहेड्रल। Now this tetrahedral the shape and with angle 109.5. Now next question, describe the change in the hybridization of atom A, aluminium, in the following reactions. AlCl3 aluminium ट्राइक्लोराइड में जब आप एक क्लोराइड आयंस ऐड करते हो, रिएक्शन कराते हो, देन इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज AlCl3। क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी इसमें, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम। नाउ इफ एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, तो कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Now this is the outermost electronic configuration.
तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. 3s 3p. In 3s 2 electron is present and 3p only 1. Now jumping of 1 electron from s to p. Now this is 3s and this is 3p. 1, 2 and 3. This is for the first chlorine, this is for the second chlorine and this is for the third chlorine. तो इन केस ऑफ AlCl3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती है? sp2. हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाती है? sp2. नाउ इन Cl4 नेगेटिव. नाउ अगर हम एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दिस इज 1 1 1. This is 3p. Now with the addition of 1 4 electron, this give the electron to this vacant p orbitals. Now the negative charge present जो 3pz है वो p orbital जो होता है इन्वॉल्व हो जाता है. तो now हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3. तो अब यहाँ पे क्या क्या है कि to form AlCl4 negative, empty 3pz orbitals also get involved and the hybridization changes from sp2 to sp3. यानी शेप चेंज हो जाएगी ट्राइंगुलर टू टेट्राहेड्रल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन? इस बोरॉन और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हुई है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स as a result of the following reactions? Now the reaction is BF3 plus NH3 give rise this complex BF3 dot NH3. तो बच्चों इस BF बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है एंड नाइट्रोजन की किस में? अमोनिया में. ठीक है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखनी है कि पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी और आफ्टर रिएक्शन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है उसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद BF3. नाउ बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1. बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? 1s2 2s2 2p1. इफ वी ड्रॉ दिस ऑर्बिटल डायग्राम, this is 2s and this is 2p. Now jumping of one electron from 2s to 2p because we need 3 half filled orbitals क्योंकि BF3 बनाना है हमने. So now orbital diagram is 1 2 and this is here also the 1. This is 2s and this is 2p. This is for first fluorine, second fluorine and this is for third fluorine. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? 1s एंड 2p. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2. सो इन BF3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. नाउ कम टू अमोनिया NH3. नाउ कम टू अमोनिया. इन नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3. Now here orbital diagram is 2s and 2p. 2 in the 2s, 1 2 3. 3 orbital in the 2p. Now you need 3 hydrogen. So 1 this hydrogen, 1 this hydrogen, 1 combined with this 2p orbital of nitrogen. Now this one is the lone pairs. Now you have 1s or 3p. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. तो अमोनिया के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3 एंड BF3 में हो जाएगी sp2. नाउ कम टू दिस. ठीक है, अब आप दिखाते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन जो ये बन रहा है डक्ट दैट इज BF3.NH3 इज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन. अब जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन चेंजेस हो रही है किसमें? sp3 में. बोरॉन की किस में बदल रही है?
F3sp3 में। क्यों? क्योंकि बोरोन अब एक बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन है वो आपकी कैसी रहेगी? रिमेन सेम। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।